नमस्कार दोस्तों, अशोक दिल्ली वाला शो में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ी है जिसका परिचय की आपको जरूरत नहीं है। कुछ कड़वी, कुछ मीठी बातें करेंगे हम इनसे। अपनी बात शुरू करने से पहले दो घटनाओं का जिक्र करूंगा मैं आपसे। कुछ महीने पहले की बात थी। उत्तर भारत के एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की एक फाइनल ईयर की स्टूडेंट का मेरे को टेलीफोन आया। कहती है, आप अशोक सर बोल रहे हैं? मैंने कहा बताइए। कहती है, सर, और सर बोलते के साथ ही उसने बिलक बिलक कर रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा, बच्चे घबरा मत, बात बता विस्तार से। कहती है, सर मैंने अपने मम्मी पापा से ये बात नहीं करी, आपसे बात कर रही हूँ। कल मेरी जूरी है, मेरे को इंटरनल जूरी में फेल कर दिया गया। आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं? मैंने कहा, बच्चे ऐसे क्यों हुआ? आपने काम ठीक नहीं करा होगा। उसने कहा, सर मेरे टीचर से, इंटरनल एग्जामिनर से मेरी फाइल नहीं खुली। कोरोना के कारण ऑनलाइन सब कुछ चल रहा था और अब मेरे को जूरी में बैठने से रोक दिया गया। मैंने कहा, बच्चे मैं तेरी क्या मदद करूं? कहती है, सर मेरा एक साल बर्बाद हो जाएगा, मैं फेल हो जाऊंगी। मैंने कहा, अच्छा सुनो मेरी बात, मैं एक शख्स का नाम देता हूं आपको, आप उनसे संपर्क स्थापित करो। उनसे कहना अशोक सर से मेरी बात हुई है, उन्होंने आपसे संपर्क स्थापित करने को कहा है। उस फाइनल ईयर की स्टूडेंट ने बड़ी हिम्मत दिखाई। उन साहब का नाम, फोन नंबर, नाम मैंने बताया था, फोन नंबर वेबसाइट से ढूंढा, उनको संपर्क करा, उनको पूरी बात विस्तार से बताई और कहा, सर मेरी मदद करो। उन साहब ने उस आधे पौने घंटे के अंदर ही कुछ टेलीफोन घुमाए, कुछ लोगों से संपर्क स्थापित करा और उस बिटिया को सूचित करा कि आप इंटरनल सबमिशन भेज दो और वो चेक हो जाएगा, कल आप जूरी में बैठिएगा। ऐसी एक और घटना हुई। ट्विटर पे एक व्यक्ति ने मेरे को संपर्क करा। मेरा ट्विटर हैंडल है अशोक दिल्ली वाला। उसने मेरे को संपर्क करा, सर मेरा नाटा का एग्जाम है, साउथ इंडिया का स्टूडेंट था वो, और मेरे घर से 250 किलोमीटर दूर मेरा सेंटर डाल दिया गया। कुछ लोगों को भरोसा हो जाता है कि अशोक दिल्ली वाला से संपर्क करेंगे शायद मदद हो जाए। मैंने वो सारी घटना की जानकारी इकट्ठी करी और एक ऐसे व्यक्ति को दी जो मेरी मदद कर सकता था। उन्होंने मेरे से कहा, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह दीजिए, सारी बात विस्तार से बताइए। उससे सारी जानकारी जुटाई, व्हाट्सएप पे इन साहब को मैंने सारी जानकारी दी। उन्होंने कहा, मेरे को 24 घंटे दीजिए, मैं सेंटर की उसकी ठीक व्यवस्था करता हूँ। दोस्तों, उस शख्स का नाम है हबीब खान, हमारे काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के प्रेसिडेंट हैं। खान साहब, आपका स्वागत है अशोक दिल्ली वाला शो में। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। संस्थाएं वही रहती हैं, व्यक्ति आते रहते हैं, जाते रहते हैं। हमारे देश में इलेक्शन कमीशन है। जब तक टीएन सेशन साहब नहीं आए थे, किसी को नहीं मालूम था इलेक्शन कमीशन की क्या शक्तियां हैं। और जब उन्होंने अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करना शुरू करा तो सरकार को इतना खौफ पैदा हो गया कि इलेक्शन कमीशन को मल्टी मेंबर कमीशन बनाया। सेशन साहब के साथ 2 इलेक्शन कमीशन और लगाए, लेकिन जो परंपराएं टीएन सेशन साहब शुरू कर गए, उनको खत्म करना और हटाना आज भी किसी सरकार के लिए संभव नहीं हो पाया। मेरे साथ काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के प्रेसिडेंट हबीब खान साहब हैं। सबसे बड़ी खान साहब की खूबी यह है कि ये अवेलेबल हैं, ये उपलब्ध हैं। आप काउंसिल की वेबसाइट पे जाइए, देश में 1 लाख से ज्यादा आर्किटेक्ट्स हैं। उसमें से अगर आप 10,000 आर्किटेक्ट से भी काउंसिल के 10 प्रेसिडेंट्स के नाम पूछ लें तो शायद मिस्टर जयरतन भल्ला के अलावा किसी का नाम किसी को याद नहीं आएगा। तो जैसे मैंने कहा,
संस्थाएं वही रहती हैं, लोग आते जाते रहते हैं, पर जो काम किसी भी संस्था के प्रधान के रूप में जो व्यक्ति कर जाएगा वो काम याद रहेंगे। खान साहब, मैंने आपकी तारीफ तो बहुत कर दी, अब मेरी कड़वी बातों का सिलसिला शुरू हाँ, होगा। आपकी मीठी बात शायद अब खत्म हो गई है। नहीं, भी मीठी बातें और भी बची हैं, बीच बीच में मैं छोड़ता रहूंगा, लेकिन अब मेरी कड़वी बातों का सिलसिला शुरू होगा। मीठी बातों में भी कुछ और चीजें भी हैं, जैसे फर्जी आर्किटेक्ट्स पे मैंने मुहिम चलाई और आपने व्यवस्था कर दी कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की वेबसाइट पे जाके कोई भी व्यक्ति कंप्लेंट कर सकता है और उस फर्जी आर्किटेक्ट के खिलाफ काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर उचित कार्रवाई करेगी। कुछ मैंने और भी आपसे निवेदन किए थे अपने तरह तरह के यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से, चिट्ठियों के माध्यम से, जिसमें आगे मैं इस आपसे बातचीत में चर्चा करूंगा उसकी, जिसमें अभी मेरी अपेक्षाएं हैं आपसे, काउंसिल से, आपकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल से, जो काम अभी भी होने बकाया है। सबसे पहले तो मैं चर्चा करूंगा आरटीआई एक्ट की। आरटीआई एक्ट की धारा 4 है, जिसका में कहा गया है कि हर पब्लिक अथॉरिटी को अपनी वेबसाइट पे लगातार वो जानकारियां डालनी है जो संस्थाओं काम करती है और उसको लगातार अपडेट करते रहना है। और इस धारा 4 के उल्लंघन में जो पब्लिक अथॉरिटी है उसके पीआईओ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो मैंने ऐसा पाया है कि काउंसिल की वेबसाइट पे काफी कमियां हैं और काफी आधी अधूरी जानकारियां हैं या बासी जानकारियां हैं। तो एक तो काउंसिल की वेबसाइट लगातार अपडेट होनी चाहिए। पहले मैं अपनी फरमाइशों का सिलसिला लगातार बता दूं, फिर आप सिलसिलेवार उसका जवाब दीजिएगा। काउंसिल की वेबसाइट पे आपने व्यवस्था कर दी फर्जी आर्किटेक्ट्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की। काउंसिल की वेबसाइट पे वो भी आप जानकारी उपलब्ध कराएं लगातार कि हर माह आपको कितनी कंप्लेंट्स आई फर्जी आर्किटेक्ट्स के खिलाफ, कितने फर्जी आर्किटेक्ट्स के खिलाफ आपने नोटिस जारी करे और कितने फर्जी आर्किटेक्ट्स के खिलाफ अगर कोई मुकदमा दर्ज करा तो वो दर्ज करा। पहले इन दो बातों का जवाब दे, फिर आगे चलते हैं जी। एक तो काउंसिल की वेबसाइट के ऊपर काम चल रहा है। काउंसिल की वेबसाइट एनआईसी से मैनेज होती है, गवर्नमेंट से। जी वी आर वर्किंग ऑन इट। उसको हम रीडिजाइन कर रहे हैं, पूरा का पूरा फॉर्मेट। एक इंडिपेंडेंट पोर्टल भी बना रहे हैं जिसमें कि कई पोर्टल लिंक होने वाले हैं, जैसे कि अपना टीआरसी भोपाल है, टीआरसी पुणे है, टीआरसी दिल्ली खोल रहे हैं। तो ये सबका जी पोर्टल एक बना के एकेडमिक प्रोफेशन के लिए हम एक नया पोर्टल बना रहे हैं। तो उसको मेरे ख्याल से ये 1-2 महीने के अंदर में वो पूरा अपडेट हो जाएगा पूरा। सो यू आपको जी एक पूरी फ्रेश वेबसाइट मिलेगी विद अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। कोशिश हम ये भी करते हैं कि हम लोग एक्चुअली खुद अपडेट करना थोड़ा डिफिकल्टी होती है, तो एनआईसी करती है उसको अपडेट। हम जी भेजते जी रहते हैं उनको, जितना होता है वो होता रहता है। ज्यादातर न्यू अनाउंसमेंट्स या इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स वगैरह इमीडिएटली हो जाते हैं, पर बाकी इन्फॉर्मेशन भी अपडेट कर रहे हैं। बट उसका जो लुक है वो आप देखेंगे वो पुराना वाला है, तो इसलिए शायद कभी कभी लगता होगा कि शायद इसमें कुछ नया काम हुआ नहीं है, बट काफी काम उसमें हो रहा है। और एक आने वाले 2 महीने में हम उसको टोटली फ्रेश अपडेट कर देंगे उसको। तो आपकी जो पहली समस्या है वो तो हल हो रही है, मतलब काम चल रहा है उस पर। काउंसिल के दफ्तर में एक बोर्ड लगा होना चाहिए जिसपे सूचना उपलब्ध होनी चाहिए कि काउंसिल के प्रेसिडेंट साहब से अगर कोई मिलना चाहे तो उनकी मुलाकात का समय क्या है। काउंसिल के पीआईओ का उसमें नाम रहना चाहिए। काउंसिल का जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है, प्रथम अपीलीय अधिकारी, उसका नाम रहना चाहिए। ये आरटीआई एक्ट की धारा 4 में स्पष्ट रूप से बताया गया है। तो काउंसिल के दफ्तर में अगर आप जाएं तो इस तरह का कोई बोर्ड काउंसिल के दफ्तर में नहीं लगा है, जिसकी व्यवस्था रहनी चाहिए। और बिल्कुल रहनी चाहिए। कोई ऐसा कारण नहीं है कि जानकारी काउंसिल के पीआईओ को या काउंसिल के जो अधिकारियों को ना हो। कोई कारण नहीं है, आपका कहना सही है बिल्कुल। देयर इज नो रीजन कि व्हाई इट शुड नॉट बी देयर। पर हम उसको काउंसिल के ऑफिस को रेनोवेट कर रहे हैं, और जब रेनोवेशन करेंगे उसका, तो जब नया ऑफिस जब हम उसको फर्निश करेंगे, उसमें ये इन्फॉर्मेशन 100% काउंसिल की लॉबी में लगाएंगे। सर देखिए, बड़ी मजेदार बात यह है कि काउंसिल के जो पदाधिकारी हैं, जो चुने हुए नहीं, जो सरकार की तरफ से नहीं, जो वहां नौकरी करते हैं, एक बड़े पदाधिकारी को हम 24 लाख रुपए साल तनख्वाह दे रहे हैं। 5-6 पदाधिकारी और ऐसे हैं जिनको हम 17 से 18 लाख रुपए साल की तनख्वाह दे रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन यह है कि इन पदाधिकारियों से हम काम लें। इन लोगों का काम सिर्फ रजिस्टर मेंटेन करना नहीं है कि 500, 600, 1000 रुपए आर्किटेक्ट्स की फीस आई, उसका एक रजिस्टर मेंटेन करा, उसको
खाता उसका मेंटेन कर लिया, साल के आखिर में अकाउंट्स बना लिए। जो आर्किटेक्ट्स की आकांक्षाएं हैं, उनकी जो अपेक्षाएं हैं काउंसिल से, मैं इसमें एक और आपके सामने एक चीज लाता हूं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया जिसमें आर्किटेक्ट की परिभाषा को परिभाषित किया गया, और एक महत्वपूर्ण उसमें एक सबसे बड़ी बात ये थी जो कहा गया कि सरकारी नौकरियों में, सरकारी पोस्टों पे कोई ऐसा व्यक्ति आर्किटेक्ट की पोस्ट पे नहीं बैठेगा जिसके पास आर्किटेक्ट की डिग्री ना हो या जो रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट ना हो। इस निर्णय को आए 6 महीने से ज्यादा बीत गए, अभी तक हमने इस निर्णय का कोई फायदा नहीं उठाया। आप देखेंगे कि देश भर के अंदर जितनी डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, जितनी म्युनिसिपल कमेटीज हैं, वहां आर्किटेक्ट्स के सबमिट किए हुए बिल्डिंग प्लान्स की स्क्रूटनी इंजीनियर्स कर रहे हैं। आपको जानकर अचरज होगा कि हरियाणा में 2 शहरों के चीफ टाउन प्लानर ऐसे हैं जिनके पास ना आर्किटेक्ट की डिग्री है और ना टाउन प्लानिंग की। मेरे को बताया गया लुधियाना का जो चीफ टाउन प्लानर है उसके पास भी आर्किटेक्चर या टाउन प्लानर की कोई डिग्री नहीं है। अब बिल्ली के गले में घंटी कौन बांध देगा? देखिए, तो हम उसकी चर्चा ना करें तो बहुत बढ़िया बात है। वो अपने मुकदमों में इतनी उलझी है, अभी मेरे को आज ही सूचना मिली है कि फिर से उनका इलेक्शन जो है स्टे हो गया है। खबर कहां तक सच है, सही सूत्रों से आई है। अब हमारे अधिकारों के ऊपर कम पढ़े लिखे लोग या वो लोग जिनका आर्किटेक्चर या टाउन प्लानिंग से कुछ लेना देना नहीं है, वो अगर उन पोस्टों पे बैठेंगे, और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर जो सर्वोच्च बॉडी है, स्टैच्यूटरी बॉडी है, वो इस मामले में अगर चुप रहती है तो मैं समझता हूं ये एक बहुत अच्छी बात नहीं है। मैं तो यहां तक इसको कहूंगा एक शर्मनाक बात है। जैसे सेशन साहब ने अपने अधिकारों के लिए बताया कि किस तरीके से काम होता है, तो मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि काउंसिल इस मामले में देश की जितनी डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, जितनी इस तरह की संस्थान हैं जो आर्किटेक्ट्स की पोस्ट रहती है, उनको लीगल नोटिस दे, उनको पत्र ना लिखे, उनको लीगल भाषा में सूचना भेजे कि सुप्रीम कोर्ट का ये ताजा निर्णय ये है, अगर आप इसका पालन नहीं करते तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, और अगर आपने अगले 3 महीने के अंदर अपने सारे आर्किटेक्चर की पोस्ट पे इंजीनियर्स को हटा के आर्किटेक्ट नहीं लगाया तो हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। सर, आपकी राय? नहीं, आपका कहना सही है, बट काउंसिल का जो मैंडेट है, काउंसिल का जो दायरा है काम करने का, उसके अंदर में रह के अपने को काम करना पड़ता है हम सबको। एंड उसका उल्लंघन करना इतना आसान नहीं है जितना आप मतलब बता रहे हैं। आप भी जानते हैं, आप भी इस फील्ड में हैं और आप भी आर्किटेक्ट हैं और आप भी एक्टिविस्ट हैं। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आप कह रहे हैं कि आर्किटेक्ट्स के नक्शे कोई इंजीनियर चेक करता है डेवलपमेंट अथॉरिटी में या इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में, तो ये अगर वो पोस्ट बिल्डिंग इंजीनियर की है तो वहां पे हम उसको इंसिस्ट नहीं कर सकते। अगर वो पोस्ट का नोमेनक्लेचर अगर बिल्डिंग इंजीनियर का है, जिसका ये मैंडेट है कि आप बिल्डिंग प्लान्स चेक करिए, हम उनको बता सकते हैं कि इसमें आप आर्किटेक्ट अपॉइंट करिए। हम इनको ये कह सकते हैं कि आप ये पोस्ट का नाम चेंज करिए। कहीं कहीं पे आपको भी मालूम है ऐसा हुआ है कि जब से ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, जो डिसीजन आया था, जो आप जिसका रेफरेंस दे रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने पोस्ट का नाम ही चेंज कर दिया सरकार ने। ऐसा भी होता है, मतलब तो ऐसा नहीं है कि ताली एक ही हाथ से बज रही है, ताली दोनों हाथ से बजती है। पर आपका ये सजेशन जो है कि हमने सारी डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ्स को लिखना चाहिए, हम उसको लिखते हैं। नोटिस देना सेकंड स्टेज होती है, पहले लिखना चाहिए, उसके बाद में नोटिस देना चाहिए। तो वो सर, इसी में मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि सारे देश में एक एम्पैनलमेंट के नाम पर आर्किटेक्ट्स का बहुत हैरेसमेंट हो रहा है। जगह जगह एम्पैनलमेंट फीस उन्होंने बना दी है। वो कहते हैं क्योंकि जी ऑनलाइन नक्शे जमा होते हैं, ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान सबमिट होते हैं, उसका हम आपको पासवर्ड देते हैं, सिस्टम का खर्चा है, इसलिए उसकी हम आपसे फीस ले रहे हैं। जो मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत पुराने आदेश का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा पंजीकृत है, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा रजिस्टर्ड है, कोई भी पब्लिक डेवलपमेंट अथॉरिटी उससे किसी प्रकार की रजिस्ट्रेशन फीस नहीं वसूलेगी। अब रजिस्ट्रेशन फीस का नाम उन्होंने एम्पैनलमेंट कर दिया, जो मैं समझता हूं अवैध है, और इस मामले में आपको एक मजबूत ठोस निर्णय लेना पड़ेगा। और यहां मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप उनको लीगल नोटिस दें कि आप अवैध काम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का आप विरोध कर रहे हैं। इसमें मेरा आपसे नम्र निवेदन है। देखिए, छोटे छोटे शहरों में छोटे छोटे आर्किटेक्ट्स उनसे झगड़ा नहीं मोल ले सकते। अभी मेरे को बताया गया कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक डेवलपमेंट अथॉरिटी 1 लाख रुपए की एम्पैनलमेंट फीस ले रही है।
जिसकी आपको मैंने सूचना भी दी थी। एक और जगह ऐसा कुछ पाया गया कि 750 गज से ऊपर का अगर प्लॉट है, तो हम उसी आर्किटेक्ट का बिल्डिंग प्लान सैंक्शन करेंगे जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस होगा। ये कौन है ये लोग? इनको क्या अधिकार है? जब संसद ने एक एक्ट बना दिया, आर्किटेक्ट एक्ट बना दिया, सारे नियम कायदे बना दिए, अब संसद ने तो एक्ट बना के हमारे हाथ में दे दिया, आपके हाथ में दे दिया, उसके पालन कराना तो मेरी और आपकी बराबर की जिम्मेदारी है। इसमें दो दो इश्यूज हैं इसमें अशोक जी। एक तो है जो रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्किटेक्ट्स इन लोकल अथॉरिटी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है। प्रोसेसिंग फीस जो है इज अ डिफरेंट मैटर, है ना। आप प्रोसेसिंग फी एम्पेनलमेंट की फी, बात आई एम कर नॉट रहे हैं, टॉकिंग अबाउट प्रोसेसिंग फी, आई एम टॉकिंग अबाउट एम्पेनलमेंट फी। एम्पैनलमेंट फी बिल्डिंग और प्लान की फीस रजिस्ट्रेशन लीजिए, फी आप एम्पेनलमेंट के पैसे कैसे लोगे मुझसे? गलत है लेना वो। और बहुत जगह पे कम से कम मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 6-7 जगह रिसेंट, मतलब पिछले 1 महीने 2 महीने में ये केसेस आए हमारे सामने में, इंक्लूडिंग असम का जो आपने केस बताया, नॉर्थ ईस्ट का। वहां जी पे असम नहीं, आई थिंक वो सम अदर नॉर्थ ईस्ट स्टेट का केस था वो। जी तो जी उसको हमने उनको लिखा है, उनकी कार्रवाई चल रही है, उस पर एक्शन हो रहा है। एंड हमने बहुत जगह लिखा है, छोटे छोटे नगर परिषद से लेके आपके जिला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स जो होते हैं वहां पे भी हमने लिखा हुआ है बहुत लोगों को, और बहुत जगह पे मतलब ये मना कर दिया गया। तो जहां जहां पे हमको बताया जा रहा है कि यहाँ पे ये हो रहा है और इसकी तरफ से ये मतलब प्रॉब्लम आ रही है अपने फ्रेटर्निटी में, तो हम उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनको लेटर्स भी लिख रहे हैं, हम उनको कभी फोन पे भी बात करते हैं, और वहाँ के जो लोकल कांटेक्ट होते हैं या स्टेट रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको भी कहते हैं कि आप इससे जाके कांटेक्ट करिए, और ये अपना, कि मोस्ट ऑफ देम आर चीफ आर्किटेक्ट्स ऑफ देयर ओन स्टेट्स। जी जी तो ये बिल्कुल। काफी कुछ हो रहा है, मतलब इस पर काम ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। पर मेरा इसकी जो सुझाव ये है कि समस्या है, हर स्टेट के चीफ सेक्रेटरी को एक चिट्ठी भिजवा दी जाए और उसको मार्क कर भेजी दिया हुई है, जाए कि वो अपनी सारी डेवलपमेंट अथॉरिटी को उसको भेजे। वो वैसे ही करते हैं, वो प्रोसेस भी फॉलो करते हैं, एक कॉपी भी भेजते हैं चीफ सेक्रेटरी को। उसमें वो नहीं, इसका जो समस्या है, ये जो समस्या आप जो, इसका जो जड़ है समस्या की, वो हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये समस्याएं इस तरह की आए ना आगे। मतलब उसके लिए हमने एक प्रोफेशनल सर्विसेज कमेटी बनाई है, जो जी एक सब कमेटी बनाई है हमने प्रोफेशनल सर्विसेज करके। देखिए इसकी हिस्ट्री देखने की कोशिश करिए अशोक जी आप। अभी पिछले 20-25 साल में काउंसिल में प्रोफेशन को लेके कोई काम हुआ नहीं था। बिल्कुल ठीक। ज्यादातर लोग एजुकेशन पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे। करेक्ट। एजुकेशन उनका मेन फोकस ऑफ वो था, मतलब काम करने का। सही या गलत मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर उनका वो ठीक बात। फोकस था। प्रोफेशन को थोड़ा निग्लेक्ट किया गया। तो अभी हमने आने के बाद में, हम लोग ने आने के बाद में प्रोफेशन पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, और एजुकेशन भी कर रहे हैं साथ साथ। तो दोनों को इक्वल वेटेज दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एजुकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोफेशन, बट प्रोफेशन को भी हम काफी उस पर स्ट्रेस करके हम उसको जो समस्याएं हैं उसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने एक प्रोफेशनल सर्विसेज कमेटी बनाई है। ये प्रोफेशनल कमेटी में आपको 2 मिनट लूंगा उसका स्ट्रक्चर समझाने के लिए। जी जी एक सेंट्रल कमेटी बनी है प्रोफेशनल सर्विसेज, उसमें हर स्टेट का एक एक रिप्रेजेंटेटिव, जो जो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव रहेगा वो पर्टिकुलर स्टेट का, उसके अंडर में हम 5 लोगों की कमेटी बना रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखिए कि महाराष्ट्र है जैसे, तो महाराष्ट्र ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए। मध्य प्रदेश में 2-3 जो है ना आर्किटेक्चरल सेंटर्स हैं, जहाँ पे मेजोरिटी ऑफ 80 to 90% आर्किटेक्ट्स वो सिटीज में काम कर रहे हैं। इंदौर है, ठीक बात भोपाल है ना। बिल्कुल ठीक तो यहाँ के लोगों की हम एक 5-5 लोगों की कमिटी बना रहे हैं हर स्टेट में, जो जी कि ये जो लोकल लेवल पे समस्याएं आ रही है उसको हल करेंगे डायरेक्टली, सो दैट ये एक बॉटलनेक ना बन जाए और डिसेंट्रलाइजेशन काउंसिल के काम का हो। तो ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये 10-15 दिन में कमिटीज बन के भी, और नाम लिए जा रहे हैं सब पूरे। उसका मतलब वो फॉर्मेशन हो रहा है, उसका मैंडेट बन रहा है, उसका रोड मैप पूरा बन रहा है, फ्रेमवर्क बन रहा है। इसको हम जैसे ही इम्प्लीमेंट करेंगे, आधी समस्याएं मुझे ऐसा लगता है कि वहीं हल हो जाएगी। सर। ये जब पर आप ये इसको, कमेटी और सब कमेटी की बात करते हैं तो मेरे को बड़ा डर लग जाता है। सब कमेटी का मतलब सब काम मिट्टी। तो ऐसा ना हो कि ये सब कमेटियां बने, सब काम मिट्टी हो और पर्चे पे पर्चे भरे जाएं, और उसके बाद तो कमेटी और सब कमेटियां अपनी रिपोर्ट यहाँ सबमिट कर दें और उतने में आपका टेन्योर खत्म हो जाए। तो अब देखिए जो कुछ टेन्योर करना है तो मेरे ऐसा को है कि आज जो करना है, काम, आपको आज करना है। नहीं नहीं, देखिए गोयल जी, ऐसा है कि अगर अपना जो परसेप्शन है, वो आपका परसेप्शन कुछ हिस्ट्री पे बेस्ड होगा, आपके कुछ एक्सपीरियंस पे बेस्ड होगा, पर नॉट नेसेसरली कि वो हमारे साथ, मतलब हमारे साथ मेरा बोलना है कि काउंसिल की प्रेजेंट टीम के साथ में सही हो या जुड़े उससे। ऐसा हो सकता है कि आपको शायद अपना ये जो क्या कहते हैं उसको, आपका जो थॉट प्रोसेस शायद आप बदल देंगे कुछ दिनों के बाद में। अब टेन्योर की जो बात है, वो तो मेरा फिक्स टेन्योर है, जी उसको मैं चेंज नहीं कर सकता। तो मैं फुल स्पीड पे काम कर रहा हूँ, गाड़ी 5th गियर में चल रही है।
तो अब होपफुली कोई ब्रेक ना लगे और फिर वो गाड़ी की रफ्तार आने वाला जो दूसरा आदमी रहेगा उसको भी पकड़ के चले तो बात अच्छी होगी। बट बिल्कुल ठीक है। जो लिमिटेड टाइम में जितना कर सकते हैं उतना करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप बेफिक्र रहिए, हमारे पास कमिटी का नाम ही ऐसा है बेसिकली, उसको आप कुछ और कह लीजिए जो कहना चाहें, बट कम से कम 20-25 कमिटीज 20-25 उस पे काम कर रही हैं और बहुत अच्छा और बहुत कमिटेड और बहुत मेहनत से काम हो रहा है उसके ऊपर में। आपको सर धीरे धीरे आपने जैसे आपने एजुकेशन देखा। की बात की तो मैं फिर से आपको एजुकेशन पे लाता हूँ। देश में 450 से ज्यादा स्टेम आर्किटेक्चर कॉलेज हैं। नियम अनुसार उनका लगातार इंस्पेक्शन भी होता रहा है, पीछे भी इंस्पेक्शन होते रहे हैं। जो सबसे विचित्र वहां पर स्थिति ये है कि यूजीसी के नॉर्म्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जिसका एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसके नॉर्म्स हैं। कोई भी आर्किटेक्चर कॉलेज चाहे वो सेल्फ फाइनेंसिंग हो, इवन सरकारी आर्किटेक्चर कॉलेज, वो फैकल्टी को पूरी तनख्वाहें नहीं दे रहे। और अभी ये जो कोरोना काल के अंदर तो मेरी सूचना मेरे पास ये है कि बहुत सारे आर्किटेक्चर कॉलेज ने 25% सैलरी काट के देनी शुरू कर दी। और पीछे मेरे को किसी ने सूचित किया कुछ आर्किटेक्चर कॉलेज ने 50% तक सैलरियां काट दी। ये एक बड़ा विकट मामला है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि सारे कुछ आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर कॉलेज कॉलेज ने सैलरियां नहीं दी हैं, सैलरीज नहीं दी हैं कुछ बहुत, कॉलेजेस ने। तो मेरे से ज्यादा जानकारी तो सर आपके पास ही है, तो आप इसमें चुप क्यों हैं? आपकी चुप्पी नहीं नहीं चुप नहीं बर्दाश्त है, होती। नहीं गोयल जी चुप नहीं है। आप देखिए, हमने पहले एडवाइजरी निकाली थी, 2-3 एडवाइजरीज निकाली थी ड्यूरिंग। मैंने देखी आपकी एडवाइजरी। आपने एडवाइजरी देखी होगी। उसके बाद में हमने इस बार इंस्पेक्शन नहीं कर पाए, कॉलेजेस के इंस्पेक्शन नहीं हो पाए बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन एंड द पेंडेमिक। इंस्पेक्शन हो नहीं पाए। हमने कहीं कहीं पे जहाँ पे बहुत सीवियर कंप्लेंट थी वहां पे हमने ऑनलाइन इंस्पेक्शन करने की कोशिश भी की। हमने सबको जो डेटा उन्होंने भरा था और हमने जो अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेशन किया उसके बेसिस पे कंडीशनल अप्रूवल दिया हुआ है। हमने उनसे एफिडेविट लिया हुआ है, स्टैम्प पेपर पे एफिडेविट लिया हुआ है हर कॉलेज से कि दे विल मेंटेन द सैलरीज, दे विल मेंटेन द मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन ऑफ द काउंसिल एंड बाकी सब तरह का हमने एक एफिडेविट लिया हुआ है। हमने उनको कंडीशनल अप्रूवल में ये भी लिखा है कि अगर इसमें से किसी का भी वायलेशन होता है और हम जब फिजिकल इंस्पेक्शन करेंगे, जैसे हमने कहा था कि नवंबर दिसंबर के बाद में शायद सिचुएशन ठीक हो जाएगी तो हम उसको फिजिकल इंस्पेक्शन करेंगे, और अगर उसमें कोई खामी होती है, कोई कमी मिलती है, तो हम आपका इनटेक 2021 में कम करेंगे। आपको पनिशमेंट 2021 से देंगे इंस्टेड ऑफ गिविंग इट इन 2020 बिकॉज हम इंस्पेक्शन नहीं कर पाए फिजिकल इंस्पेक्शन, और हम वो करेंगे। इसमें एक चीज मैं आपकी जानकारी में ला रहा हूँ। मैंने काउंसिल को इस मामले में एक पत्र भी लिखा है, और मैं आमतौर पे मेरा प्रयास रहता है जो भी मैं काउंसिल को पत्र लिखूं उसको सोशल मीडिया पे भी लोगों से मैं शेयर करता हूँ। पीछे मैंने आपको पत्र लिखा है जिसमें यहां तक बताया गया है कि सरकारी कॉलेजेस के अंदर आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स को वो लोग पढ़ा रहे हैं जिनके पास मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर की डिग्री नहीं है। उनके पास बिल्डिंग इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की डिग्री है, या उनके पास किसी के पास ऑस्ट्रेलिया की डिग्री है, किसी के पास लंदन की डिग्री है। जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का जो शेड्यूल बना हुआ है जिसमें डिग्री को मान्यता प्राप्त नहीं है। तो भले ही पुराने जमाने में जब उनका अपॉइंटमेंट हुए, काउंसिल के जो रिप्रेजेंटेटिव वहां पर बैठे उन्होंने कैसे भी उनको पास कर दिया हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो अनरिकॉग्नाइज्ड डिग्री के दम पर सरकारी नौकरी में आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, और पीएचडी के भी वो गाइड बने हुए हैं वो लोग, और ये सारा मामला मैंने काउंसिल के संज्ञान में लाया है। तो मैं इस पे आपसे निवेदन करूंगा कि बहुत देश में बहुत जगह ऐसा हुआ है, किसी को 15 साल बाद सजा मिली है, किसी को 20 साल बाद सजा मिली है, जब भी ये मामला सरकार के संज्ञान में आया है। तो काउंसिल के संज्ञान में चीजें आ रही हैं सामने, और काउंसिल ने आरटीआई के जवाब में मेरे को लिख के दिया है, जो जवाब भी मैंने काउंसिल से शेयर किया है, कि मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर को आर्किटेक्चर के सब्जेक्ट वही व्यक्ति पढ़ा सकता है जिसमें एमआरसी की डिग्री हो। अगर एमबीएम की डिग्री और ऑस्ट्रेलिया की डिग्री या लंदन की डिग्री या जो डिग्रियां काउंसिल से मान्यता प्राप्त नहीं है, वो सरकारी कॉलेज में, या एमटेक की डिग्री, सिर्फ इस बात से कोई डिग्री की योग्यता नहीं बढ़ जाती कि वो एसपीए दिल्ली की डिग्री है कि आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर की डिग्री है। अगर एमटेक की डिग्री है तो एमटेक की डिग्री वाला एमआरसी की क्लासेस कैसे ले सकता है, और ये भी सरकारी कॉलेज में। देखिए, ये केस जो आपने, मान्यता यह है कि आपको अपनी मजबूती इनको दिखानी पड़ेगी। आपको दिखाना पड़ेगा कि बेईमानी नहीं सहूंगा मैं कोई भी कानून का वायलेशन नहीं सहूंगा। मैं हर चीज को सुनने को तैयार हूं, आपके साथ बैठ के बात करने को तैयार हूं, आपकी चीज समझने को तैयार हूं। लेकिन जो कानून बनाया है, जो संसद ने कानून बनाए हैं, चाहे वो यूजीसी के कानून हो, चाहे एजुकेशन के कानून हो, चाहे आर्किटेक्ट्स एक्ट के कानून हो, कानून का वायलेशन में नहीं सहूंगा। जब तक ये बात आप मजबूती से लोगों को नहीं बताएंगे। ऐसा क्यों लग रहा है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं ये नहीं कर रहा हूँ?
आपको ऐसा सर क्यों लग मेरे रहा को तो रिजल्ट से मतलब है। है? जिस रिजल्ट दिन आने मेरे को में रिजल्ट दिखाई सरकारी देंगे, जिस दिन मेरे को ये लोग वहां से नौकरी से हटते हुए दिखाई देंगे, मेरे को आपके ऊपर भरोसा मेरे को 4 गुना हो जाएगा। और मेरे को क्या, जो देश के 1 लाख आर्किटेक्ट उनका भरोसा बढ़ जाएगा। नहीं, हम उस पे कर रहे हैं काम। आपने देखा होगा भी ये जो समस्या, जो बेसिक समस्या है, ये गवर्नमेंट में रिक्रूटमेंट बंद था। अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट का पिछले 3-4 साल से रिक्रूटमेंट बंद है। जी हमने आने के बाद में हम लोग ने इस पे काम किया और हमने गवर्नमेंट को इंसिस्ट किया कि हम 2 पैरामीटर्स या 2 स्केल, 2 मापदंड नहीं लगा सकते। गवर्नमेंट को अलग निगाह से देखें और प्राइवेट एफिलिएटेड सेल्फ फाइनेंस को अलग से देखें। हमारे लिए दोनों सेम है और आपको ये दोनों चीजें जी फॉलो करनी पड़ेंगी, प्रॉपर वे में फॉलो करनी पड़ेगी। अब मैं आपको बहुत ही आईआईटी का आपने नाम निकाला, एसपीएस का नाम निकाला, तो मेरी सबसे बात हुई है। हमने 2-3 जगह पे कमिटीज भी 2 जगह पे कमिटी लगा रहे हैं जहाँ पे हम उनके एकेडमिक कंटेंट को रिव्यू कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने काउंसिल के लॉस का उल्लंघन किया था। उसके बाद जी में जी हमने गवर्नमेंट को इंसिस्ट किया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को इंसिस्ट किया और बहुत सारे एसपीएस में आपने देखा होगा भी इंटरव्यूज हुए, प्रमोशन के इंटरव्यूज हुए और नई पोजीशंस भी खुली हैं। वो हम जी लोग ने जी इंटरवेंशन करके, बात करके ही हमने रिक्वेस्ट करके वो काम करवाया है उसको। तो ये काम हो रहा है, इस पे थोड़ा सा समय लगता है क्योंकि गवर्नमेंट को जो ब्यूरोक्रेटिक फ्रेमवर्क में जो काम कराना पड़ता है उसके हिसाब से जितनी जल्दी हो सके करवा रहे हैं काम। और हम दोनों प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को सेम स्केल पे तोल रहे हैं, हम उनको कोई अलग अलग पार्शियलिटी नहीं कर रहे हैं। और जो आप कह रहे हैं कि जो सख्ती दिखाना चाहिए वो हम दिखा रहे हैं सख्ती। आपको शायद रिजल्ट्स कुछ दिनों में मिलेंगे पर सख्ती दिखाई जा रही है। हमने ये क्लियर कर दिया है कि यहाँ पे दिस इज अ टोटली ऑनेस्ट and totally committed organization which we are not, and we are here for the welfare of the education of this country and for the future of our country। ये हमने बहुत ही क्लियर किया, हर आदमी को ये क्लियर कर रहे हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन को क्लियर कर रहे हैं। सर एक चीज मैं और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की मैगजीन लंबे समय से आती रही थी, वो काफी समय से बंद है। अब आपने सोशल शुरू करा है, बड़ा अच्छी पहल है, जिसमें पिछले दिनों में दोषी साहब से भी बातचीत सुन रहा था, आप भी उसमें बैठे थे। तो एक नई नई पहल बड़ी अच्छी शुरू की है। ट्विटर आपने शुरू करा है, लेकिन ट्विटर पे मैं देख पा रहा हूँ कि 27 मई के बाद से आप सक्रिय नहीं है। उसके ट्विटर जैसे पे मैंने अगर आपने आप मुझे बताया था, मैंने भी आपको ये इन्फॉर्म किया था कि उसमें कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, हमने उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं पर हो नहीं रहा है सॉल्व। उसको भी देखते हैं, उसको एक्टिवेट फिर से कुछ कराएंगे या फिर नया अकाउंट बनाएंगे। वो कुछ अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम आया है उसमें, इसलिए और नहीं हो पा रहा उसी है। बाकी वही हम बात, इंस्टाग्राम काउंसिल की फेसबुक पे बहुत मैगजीन के बारे में जिक्र कर रहा था मैं। काउंसिल की मैगजीन लंबे मैगजीन समय का से बंद मुझे है। आइडिया है, मैगजीन का मुझे आइडिया नहीं कि क्यों नहीं निकल रही थी मैगजीन और क्यों नहीं आ रही थी और वो क्यों सिलेक्टेड लोगों को जा रही थी या कुछ, मतलब आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। पर हम सर नई ये मैगजीन सवाल, ये तो जवाब मेरे को और ज्यादा विचलित कर रहा है कि मेरे को आइडिया नहीं है। नहीं देखिए, ऐसा है कि ऐसे तो नहीं है मैं जवाब जो सुनना चाहता आपसे जो कि आपको जी मुझे पता ही नहीं है। जो लोगों ने डिसाइड किया होगा कि मैगजीन बंद करना है या नहीं निकालना है या लिमिटेड पब्लिकेशन करना है या फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, उसका जो भी रीजन होगा मैं उसमें जाने नहीं चाहता और मैं ना डिस्कस करना चाहता हूँ कि भाई मेरे से पहले वाले लोगों ने क्या किया और क्यों किया। वो उनकी बुद्धिमानी थी या बुद्धिमत्ता थी, उसके हिसाब से उन्होंने काम किया। पर हम लोग मैगजीन को रिवाइव कर रहे हैं और वो टीआरसी के अंदर में निकलेगी। विद इन इट विल बी अ पार्ट ऑफ द टीआरसी, नॉट द मेन काउंसिल। बट अपना मेन एम है कि हमको अपने मेंबर्स तक, रजिस्टर्ड मेंबर्स तक पहुंचना चाहिए। हम उसको ई मैगजीन में कन्वर्ट कर रहे हैं और हाँ वो भी एक उसको बढ़िया चीज है, उसमें कोई खर्चा भी नहीं बैठेगा। टीआरसी के, हाँ अभी खर्चे का भी एक इशू था एंड पब्लिशर का भी इशू था और कुछ फाइनेंशियल इशू थे उसमें। तो हमने उसको अभी ई मैगजीन में कन्वर्ट कर रहे हैं और टीआरसी के बैनर के अंडर में निकालेंगे उसको। अपना जो मेन एम जो है, मेन मुद्दा ये है कि भाई सब अपने जितने मेंबर्स हैं को एक इन्फॉर्मेशन जाए, काउंसिल के बारे में इन्फॉर्मेशन जाए, बिल्कुल ठीक। हम क्या काम कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन जाए, आपके सजेशंस आए और ताकि हम उस पर काम कर सकें वो उसमें। और प्लस इट विल बी शुड बी एकेडमिक कंटेंट आल्सो। तो वो सब चीजें ई मैगजीन में कन्वर्ट करके उसको करेंगे। सर अभी एक इस तरह की वर्क इज गोइंग ऑन। नई सूचना आई है कि इंजीनियरिंग कोर्सेज को भी अब हिंदी माध्यम से और अन्य रीजनल लैंग्वेजेस में शुरू किया जा रहा है। काउंसिल को भी मैंने पहले भी पत्र लिखा था कि हम जो आर्किटेक्चर कॉलेज हैं उनको अलाउ कर दें कि आप अगर 2 बैच चला रहे हैं या 3 बैच चला रहे हैं, कोई सा भी एक बैच आप हिंदी माध्यम में या अपनी लोकल लैंग्वेज में, कोई अगर केरला का है मलयालम में चला है, तमिलनाडु का है तमिल भाषा में चला है, उनको अगर आप एक सूचना दे दें तो बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो अपनी मातृभाषा में पढ़े हैं, उनको अंग्रेजी नहीं आती है और उनको ना ऑस्ट्रेलिया जाना है, ना उनको जापान जाना है, ना इंग्लैंड जाना है। वो चाहते हैं कि मैं कैसे ना कैसे आर्किटेक्चर का एक 5 साल का कोर्स कर लूं और उसके बाद अपने शहर में, अपने गांव में, अपने जिले में, अपने कस्बे में अपना रोजगार चला लूं।
तो उन लोगों को हम वंचित रख रहे हैं और काफी सारे आर्किटेक्चर कॉलेज में सीटें खाली जा रही हैं। उत्तर भारत के ढेर सारे आर्किटेक्चर कॉलेज ऐसे हैं जहां पर सीटें पूरी नहीं भर रही, लेकिन वहां पर अगर हम हिंदी माध्यम उनको अलाउ कर देते हैं तो मैं समझता हूँ एक तरफ कॉलेज को स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, दूसरी तरफ स्टूडेंट्स को कॉलेज मिल जाएंगे, तो हिंदी माध्यम में कोई विशेष तकलीफ नहीं आएगी। और जहां तक पुस्तकों की बात है, पुस्तकों की कभी कमी नहीं आती। अगर आईआईटी का एग्जाम हिंदी में हो सकता है और आईआईटी के एग्जाम की किताबें हिंदी में उपलब्ध हैं, तो आर्किटेक्चर की किताबें भी हिंदी में उपलब्ध हो जाएंगी, क्योंकि अभी भी सिविल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा कोर्सेज हिंदी में चल रहे हैं देश में। तो सिविल इंजीनियरिंग की, बिल्डिंग मटेरियल की, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की काफी किताबें ऐसी हैं जो आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स के लिए भी लाभदायक हो सकती हैं। तो इस पे आप कुछ पहल करें। इसमें कुछ बातों पे सहमत हूँ, कुछ बातों पे सहमत नहीं हूँ आपसे मैं, क्योंकि इसमें समस्या का हल इतना आसान नहीं है कि आपने कहा कि भाई उसको मलयालम में पढ़ा दो या तमिल में पढ़ा दो या फिर कोई दूसरी लैंग्वेज में पढ़ा दो। इतना आसान नहीं है मतलब ये प्रोसेस। इसके पीछे बुक्स की एक बात है, रिसोर्स सेंटर्स की एक बात है, उसके बाद में आपकी जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो आपकी एक एक इशू है। जब तक ये ग्राउंड वर्क रेडी नहीं होगा तब तक हम ये अलाउ नहीं कर सकते। ये ग्राउंड वर्क पहले रेडी हो जाए, उसके बाद में अलाउ करने में कोई मुझे नहीं लगता कि कुछ समस्या आनी चाहिए उसमें। पर हिंदी जैसे से शुरू करें। इसमें हिंदी हिंदी ठीक है, हमारी राष्ट्रभाषा है, बट उसके पीछे भी कई आपको मालूम है समस्याएं चल रही हैं साउथ में। कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, पर इसमें नहीं एक नहीं, मैं समस्या साउथ की बात, ये मैं कह रहा हूँ कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र है वहां तो हम शुरू कर सकते हैं। हम तो उन हिंदी कॉलेज में को आप एक चिट्ठी भेज के अलाउ कर सकते हैं, आप एक बैच शुरू कर दें। अलाउ करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। द इशू इज कि हमारे पास में रिसोर्स अवेलेबल नहीं है। हमारे पास में जो 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 इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो आपकी वर्नाकुलर लैंग्वेज में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अभी सर फिलहाल है नहीं। आपको थोड़ी कुछ करना है, आपको तो सिर्फ उसको इजाजत देनी है। वो रिसोर्सेज तो वो खुद जुगाड़ करेगा, कॉलेज वाला जुगाड़ करेगा। कॉलेज के प्रोफेसर हिंदी में किताबें लिखेंगे, जब छात्र होंगे तो किताबें भी आएंगी। तो इंग्लिश में नहीं लिखते हैं, हिंदी में क्या लिखेंगे? तो आप अभी बताइए भी तो मुझे इंग्लिश की इतनी सारी किताबें हैं। 25 हाँ किताबें है तो ना। अशोक गोयल फैमिली की हैं। अरे अशोक गोयल फैमिली की किताबें अलग तरह की हैं। अब मेरी बात सुनिए कि अगर समझिए आपको आज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पढ़ाना है, आपको बिल्डिंग सर्विसेज पढ़ाना है, जी कुछ एक आध ऑथर को छोड़ के एक दो बुक्स अवेलेबल हैं हिंदी में, 10-12 बुक्स अवेलेबल होंगी हिंदी में। अगर पहले हम ये प्रोसेस शुरू कर दें और जो किताब लिखने वाले ऑथर हैं, वो अगर उसको ट्रांसलेट करना शुरू कर दें और हमारे पास में एक सब्सटेंशियल रिसोर्स अवेलेबल हो जाए, तो हम कर देंगे उसको। उसमें कोई इश्यू नहीं है। पर अभी ऐसा है कि हमने समझिए कल के दिन कर दिया। समझिए, आप इमेजिन कीजिए कि हमने उसको वर्नाक्युलर लैंग्वेज में अलाउ कर दिया। ठीक अब है। अपनी इतनी हिंदी में कर दिया, चलिए आपके हिसाब से। हिंदी में हमने कर दिया, पर हमारे पास में रिसोर्स अवेलेबल नहीं है पढ़ाने के लिए। वो आप कैसे सर पढ़ाएंगे? ओवरनाइट नहीं सर चेंज पैसे करवाएंगे ना। पैसे तो बहुत हैं आपके पास। मैंने आपका जो एनुअल रिपोर्ट देखी है, आप तो करोड़ों रुपए बचा रहे हैं, आप उसको खर्च करके राजी नहीं है। आप कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे तो बहुत हैं। वो डिफरेंट इशू है बात करने का। वो डिफरेंट एंगल है बात करने का। देखिए ऐसा है कि अगर हमको ट्रांसलेट करना है, तो आपका कहना है कि काउंसिल ट्रांसलेट करवाए सारी किताबें। काउंसिल उसको सब्सिडी दे, जैसे ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन दे रहा है, वो किताबों में सब्सिडी दे रहा है। साल का उनका 2 करोड़ का बजट है। हम 2 करोड़ नहीं दे सकते, हम 20 लाख दे सकते। हम शुरुआत तो करें। हम ये सारा पैसा बचा के बैंक में रख के क्या करेंगे? संपत्तियां खरीदेंगे? क्यों? हम ह्यूमन नहीं, रिसोर्स पे क्यों संपत्ति नहीं तो हम खर्च कर खरीद रहे? भी नहीं रहे। संपत्ति तो हम जो खरीदे थे वो वापस भी करवा दी। वो तो संपत्ति तो नहीं तो खरीद रहे हैं। बैंक में क्यों रख के बैठे बट हो? पैसे को खर्च करो ना इसको। वो अलग मुद्दा है गोल जी, वो डिस्कशन का मुद्दा नहीं है यहाँ पे। बात ये हो रही है कि वर्नाक्युलर आर्किटेक्चर को, लैंग्वेज को जी कैसे प्रमोट जी किया जाए, जी है ना, जी। वो कैसे प्रमोट किया जाए। देखिए इसमें दो दो समस्याएं जो मेरे मेरे मन में जो दुविधा चल रही है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक तो ये है कि अगर हमने आज समझिए मलयालम में अलाउ कर दिया, तो वो जी जो आर्किटेक्ट का वो जो बच्चा जो पढ़ के निकलेगा मलयालम लैंग्वेज का, वो अपने उसकी जो उसका दायरा रहेगा प्रैक्टिस का, वो सिर्फ केरला रहेगा, उसके बाहर ठीक नहीं बात कर है। पाएगा वो, है ठीक ना। बात है। तो ये दूसरा, तो उसको आप एक तरह से रेस्ट्रिक्ट भी कर रहे हैं, उसको आप एक तरह से मतलब एक सीमित दायरे में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो पूरे इंडिया में जाके कहीं पे भी प्रैक्टिस कर सकता है ना, पर उसको एक हैंडीकैप हो जाएगा। सर आप बात का गलत सिरा पकड़ रहे हैं। मेरा निवेदन ये है कि अभी तो बेचारा वो कुछ भी नहीं कर पा रहा। अभी तो आप उसको अपने प्रोफेशन में घुसने नहीं दे रहे। मैं कह रहा हूं उसको घुसने तो दो। उसको नहीं जाना अपने कस्बे से बाहर। उसको छोटे छोटे नक्शे बनाने हैं, उसको रोजगार मिल जाएगा। आप कह रहे हो नहीं, या तो तेरे को मैं ऑस्ट्रेलिया के लायक नहीं बनाऊंगा, ये नहीं तो तू अपने शहर में भी काम करने लायक नहीं रहेगा। ये अच्छी बात नहीं है। ये डिबेट काफी चल रही है, कई दिनों से चल रही है। कई सोशल ग्रुप्स में, सोशल मीडिया ग्रुप्स पे भी ये काफी डिबेट चल रही है कि हिंदी में क्यों ना पढ़ा जाए, वर्नाक्युलर लैंग्वेज में क्यों ना पढ़ा जाए। बहुत लोगों के अलग अलग मत हैं उसके बारे में।
और इस मुद्दे को मेरे हिसाब से तो ऐसा लगता है कि हर वर्नाकुलर लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक अल्टीमेटली है। देखिए, अगर आप जाके अगर आप त्रिवेंद्रम में काम करते हैं या नागपुर में काम करते हैं, जहाँ की लोकल भाषा मराठी हो या मलयालम हो या तमिल हो, तो जो आप ड्राइंग्स बनाते हैं, वो ड्राइंग क्या काम की होती है? आप बताइए मुझे, आप इंग्लिश में आज ड्राइंग बनाते हैं, वो ड्राइंग तो मिस्त्री समझ नहीं सकता। ना बिल्कुल आपका वो ठेकेदार समझता है कि वो भी लोकल लैंग्वेज में बात करता है। आप काम कर रहे हैं केरला त्रिवेंद्रम में जाके, आपकी ड्राइंग कोई काम की नहीं होती वहाँ पे, पर हम बनाते हैं बड़ी-बड़ी ड्राइंग्स और बड़े-बड़े कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज़ करके। तो ये बिल्कुल ठीक। इस समस्या का हल निकालना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हल नहीं निकलना चाहिए, पर उसको इमीडिएटली इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए और उसके लिए क्या फ्रेमवर्क हो, इसको सोचना ज़रूरी है। जस्ट मतलब मैं आपको कमिटमेंट दे दूँ और फिर वो कमिटमेंट फेल हो जाए, वैसा नहीं करना चाहता मैं। उसको सोचना सर पड़ेगा, सर उसके देखो, लिए ना रिफॉर्म समय लाने आपके पड़ेंगे। पास है ना मेरे पास। जो कुछ भी करना है फटाफट करना है, जल्दी करना है, फैसले करने हैं, फटाफट करना सर, निर्णय को इनिशिएट कर टालना सकते नहीं। हैं। इनिशिएट करना चाहिए उसको, एज़ सून एज़ पॉसिबल हम इनिशिएट करते हैं उसको, उसपे डिबेट करते हैं और आपके आपके हिसाब से एक कमिटी बनाते हैं जिस पे काम करे और उसपे जितने भी इंटेलेक्चुअल लोगों को बिठाते हैं और फिर लेट अस सी। मतलब मुझे ऐसा कहना है कि मैं नहीं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ कि वर्नाक्युलर लैंग्वेज में नहीं पढ़ाया जाए। उसमें कुछ जी, जी। डाउट्स हैं मेरे दिमाग में और कुछ लोगों के दिमाग में, बट उसको सॉल्व किया जा सकता है। द इश्यू इज़ कि हमको जो कोई डिसीजन इम्प्लीमेंट करने से पहले उसके लिए जो उसका फाउंडेशन है वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए और उसके ठीक लिए बात है। पूरा तैयारी होनी चाहिए हमारी। बिना उसके नहीं करना चाहिए हमने, जस्ट बिकॉज़ किसी बच्चे को रोज़गार मिल जाएगा या मीनिंगफुल ऑक्यूपेशन मिल जाएगा, इसके उसके जो पिटफॉल्स हैं, उसके जो नेगेटिव्स हैं, जब तक हम उसको एड्रेस नहीं करेंगे, जब तक हम उसको समझेंगे नहीं और उसकी तैयारी नहीं करेंगे, जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। सर एक सुझाव मेरा और है कि सरकार का आर्किटेक्ट के साथ कोई बातचीत नहीं। तो आप लोग इसमें प्रयास करें, लोकल लेवल पे भी, जो भी सारे देश के हर राज्य के चीफ आर्किटेक्ट, तकरीबन चीफ आर्किटेक्ट हमारी काउंसिल में है। वो लोग अपने शहर में भी कोशिश करें कि वहाँ का जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है, उसके साथ लगातार मीटिंगें करें। आप नेशनल लेवल पे कोशिश करें कि कोई कार्यक्रम आयोजित कर लें, चाहे छोटा-सा कार्यक्रम हो, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर को उसमें बुलाएँ और जो भी स्टेक होल्डर हैं, आप उनको उसके अंदर बुलाएँ, उनसे बातचीत करें, उनके सामने अपनी समस्याएँ रखें, उनके सामने अपनी माँगें रखें। मैं नहीं समझ पाता पिछले 10 साल में काउंसिल के किसी प्रेसिडेंट ने किसी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर से बात करी हो, कोई मीटिंग करी हो, फंक्शन में जाके हार पहनना या मेमेंटो उसको देना या उसको शॉल उड़ाना, वो बातचीत नहीं है। आप उनके दफ्तर में जाएँ, उनको अपने दफ्तर में अगर वो उनको निवेदन करें, उनसे आग्रह करें कि वे हमसे बैठिए, हमसे बातचीत कीजिए। सारे देश में सरकार सबसे बड़ी आज की डेट में जॉब प्रोवाइडर है। सरकार सबसे बड़े निर्माण कार्य कर रही है और निर्माण कार्य में किसकी दखल होनी चाहिए? आर्किटेक्ट्स की। आपसे कोई बात ही नहीं कर रहा, आपको कोई पूछ ही नहीं रहा। आप अपना दफ्तर लेके बैठे हैं, हम अपनी बात कहे जा रहे हैं, कोई हमारी बात सुन नहीं रहा। और किसकी बात सुन रहे हैं? कोई किताब आ गई एनबीसीसी ने एक बिल्डिंग कोड बना दिया। वो कहते हैं जी हमारा बिल्डिंग कोड है, आर्किटेक्ट्स की 10 साल की डिफेक्ट लायबिलिटी है। भाई किसने बनाया, कहाँ बनाया? 10 साल के अंदर किसी का स्टेयरकेस टूट जाता है, किसी की स्लैब का पत्थर उखड़ जाता है, तो उसमें आर्किटेक्ट की डिफेक्ट लायबिलिटी क्या है? तो इस तरह की बातचीत अगर हमारी उन लोगों से हो, हम लोग लगातार उनके ये संपर्क में हो, तो वो आपकी बात समझेंगे। नहीं, गोयल जी, ऐसा है कि इसमें भी थोड़ी-सी आपकी इन्फॉर्मेशन आउटडेटेड है। जी, सरकार से हम लोग डायलॉग रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं और बिकॉज़ हम डायलॉग कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं जाके, आपने देखा होगा 38 इयर्स 38 साल के बाद में हमारे मिनिमम स्टैंडर्ड्स नोटिफाई हुए, जी, जी, है ना? 38 साल के बाद में, क्योंकि हमने डायलॉग शुरू किया, मिलना शुरू जी, किया, जी। बातचीत शुरू की उनसे। फॉरेन क्वालिफिकेशन का जो आप शेड्यूल की बात कर रहे थे, वो भी अपडेट हुआ अभी रिसेंटली, देखा मैंने। बिकॉज़ जी, बातचीत चालू है उनसे। जी, सारे ऑफिसर से, सारे ब्यूरोक्रेट से, सारे पॉलिटिशियन से बातचीत शुरू है। मेरी खुद पर्सनली मीटिंग हुई है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स से। मेरी उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी से 2 बार मीटिंग हुई है। जी, जी। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से मेरी मीटिंग हुई है, स्टेट मिनिस्टर से मीटिंग हुई है। रेगुलर मीटिंग्स चल रही हैं, बातचीत बातचीत हो रही है, ये 2 मिनिस्ट्रीज़ में। एंड इससे थोड़ा फ़र्क पड़ रहा है, ऐसा नहीं है कि फ़र्क नहीं पड़ा है। आप सच कह रहे हैं कि बातचीत होना बहुत इम्पोर्टेंट है, अपनी बात सुनाना ज़रूरी है, भले ही सुनी जाए, ना सुनी जाए, उस पे एक्ट हो बिल्कुल ना ठीक हो बात इज़ अ है, डिफरेंट बिल्कुल। इश्यू, पर हमने बातचीत का प्रोसेस कंटिन्यू करना चाहिए, वो हम हम उनको कर रहे हैं। बताएँ तो सही कि हम कौन हैं, आप बता कौन रहे हैं, हैं, हम आपके लिए क्या कर बता सकते हैं, रहे हैं। आप हमारे लिए क्या कर हाँ, सकते हैं, हमसे बात तो करें। हाँ, कर रहे हैं ना, हम तो कर रहे हैं। ये मैं वही कह रहा था, आपकी जो इन्फॉर्मेशन आउटडेटेड थी, वो ये थी कि हम कर रहे हैं बात और हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू
आगे रखने की कोशिश भी कर रहे हैं। हमारी ये भी बात हुई मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स में, जिसके अंदर में जी CPWD आता है, NBCC आता है, कि आप 0.5%, 0.8, 1% आप फी पे कैप लगा के बैठे हो, ये गलत है जी आपका। जी। उस पे भी बातचीत चल रही है, उस पे भी लेटर लिखा है हमने। NAC से बात की है कि उसको, आपका जो NAC का जो एक्रेडिटेशन प्रोसेस है वो आर्किटेक्चर ओरिएंटेड होना चाहिए। हमने NBA से बात की, NBA की तो कमिटी भी बन गई और उस पे काम भी शुरू होगा अभी। ये लॉकडाउन की तरफ से प्रोसेस रुक गया था, कि जो आप रैंकिंग सिस्टम कर रहे हैं, एक्रेडिटेशन सिस्टम कर रहे हैं, वो उसके NIRF का ऊपर जो भी है। हमने किया। हाँ, AICT से बात चल रही थी बीच में। तो प्रोसेस इज ऑन, ऐसा नहीं है कि प्रोसेस इज नॉट ऑन, पर ये एक नेशनल लेवल पे करने से समस्या हल नहीं होने वाली। ये जैसे आप कह रहे हैं कि हर स्टेट पे हर हर चीफ आर्किटेक्ट को, राइट। उसके स्टेट रिप्रेजेंटेटिव को ये बात अपने रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स में भी पहुंचानी चाहिए। और ये जो मैं कमेटी की बात कर रहा था, उसका मैंडेट पॉइंट नंबर 1 यही है कि आपको अपने लोकल गवर्नेंस से कांटेक्ट बढ़ाना है, उनसे संबंध बढ़ाने हैं, अपनी समस्याएं उनके सामने रखनी है। बिल्कुल ठीक। सर, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ आर्किटेक्चर एजुकेशन की आपने बात करी, उसमें एक चीज और मेरे सामने निकल के आई जब मैं ये इसको देख रहा था, जो आपने गजट नोटिफिकेशन करा, जिसमें एक एग्जिट ऑप्शन की बात थी कि 3 साल के बाद उनको हम बाहर जाने की छूट दे देंगे, जो पूरा कोर्स नहीं कर पाएंगे लेकिन 3 साल तक के उसने सारे क्रेडिट पॉइंट पूरे करे हो। अब उसमें आपका एक वर्जन आया, एक रजिस्ट्रार साहब का वर्जन आया, वो आज तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया कि असली नियम क्या रहेगा। असली नियम ये रहेगा कि हर उस बच्चे को छूट रहेगी जो 3 साल का कोर्स पूरा करके बाहर चला जाना चाहता है, और उसको हम किसी प्रकार की कोई ऐसी डिग्री दे देंगे ये अभी भी जिसको कहीं से एग्जिस्टिंग मान्यता है, रहेगी। ये अभी भी एग्जिस्टिंग है अशोक जी, ये अभी अभी एग्जिस्टिंग है ये, कि आप 3 साल के बाद में आपको एग्जिट ऑप्शन है। यूनिवर्सिटी के ऊपर में है कि वेदर दे वांट टू गिव अ डिग्री और नॉट। जी जी। पर ऐसा हुआ कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज इंक्लूडिंग पुणे यूनिवर्सिटी ये डिग्री देती थी, बैचलर ऑफ बिल्डिंग साइंस, ऐसा कुछ कुछ डिग्री बिल्डिंग देते थे। साइंस की दे रहे हैं, Whatever, कुछ बेसिक हाँ, आर्किटेक्चर की कुछ दे अलग रहे अलग हैं। दे रहे जी हैं, वो जी। यूनिवर्सिटी का प्रेरोगेटिव है डिग्री देना। तो वो यूनिवर्सिटी के प्रेरोगेटिव में ये देखा गया, ये कोर्सेज इसलिए बंद हो गई है डिग्री की, जो बच्चा 3 साल तक कर रहा है काम, वो ये सोचता है कि मैं 2 साल और करके एक प्रोफेशनल डिग्री ले लूं। तो बिल्कुल ठीक। एग्जिट ऑप्शन वाला बहुत ही मिनिमल लोगों ने ऑप्ट किया। अब हो सकता है कि शायद समय बदल गया है, हो सकता है कि लोग एग्जिट ऑप्शन ले लें, अगर पसंद ना आए, विलिंगली उनको जाना है, तो एग्जिट ऑप्शन तो अभी भी अवेलेबल है और नए उसमें भी अवेलेबल है। और एनईपी तो मैंडेट करती है आपको एग्जिट ऑप्शन। एनईपी तो कहती है कि आपको एवरी ईयर देयर शुड बी एन एग्जिट बिल्कुल। ऑप्शन। तो ये इसमें इसमें देयर इज नो, हमारे यहाँ अब कुछ इस तरह हमारे यहाँ कुछ शुरू कर रहे हैं एनईपी वाले सिस्टम में कि 1 साल के बाद हम कोई सर्टिफिकेट दे देंगे, 2 साल के बाद कोई डिप्लोमा और 3 साल के बाद कोई डिग्री, ऐसी कोई योजना एनईपी है? ऐसा कह रही है। एनईपी, अभी एनईपी और काउंसिल का पीछे वो काफी डिस्कशन चल रहा है, उसके ऊपर बहुत लोग काम भी कर रहे हैं और हम लोग भी काम कर रहे हैं। उसका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एनईपी जो चल रहा है प्रोसेस अभी, वो काफी एडवांस लेवल तो नहीं बोल सकता, बट इनिशिएट हो चुका है काफी हद तक। और हम ये सोच रहे हैं कि काउंसिल का जो रोल रहेगा वो क्या रहेगा एनईपी में, उसके बाद में एनईपी का इम्प्लीमेंटेशन आर्किटेक्चर में कैसे होगा, एजुकेशन में, ये सब प्रोसेस अभी चल रहा है उसका। तो नथिंग इज वाटर टाइट, नथिंग इज डिसाइडेड, तो कुछ कमेंट करना उस पर ठीक नहीं रहेगा, बट ये प्रोसेस शुरू हो गया है। वो हमारे एंड पे भी सर, हो गया, एक उनके एंड पे भी हो गया। एक चीज मैं और आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि काफी सारे डेवलपमेंट अथॉरिटीज, म्युनिसिपल कमिटीज ड्राफ्ट्समैन को और सर्वेयर को बिल्डिंग प्लान सबमिट करने के लिए और उसका बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन की सुपरविजन के लिए परमिशन देती है, तकरीबन 250 स्क्वायर मीटर तक, 250 गज तक का, 250 गज या 250 स्क्वायर मीटर तक। अब जो ड्राफ्ट्समैन का कोर्स है, अधिकतर छोटे शहरों में ड्राफ्ट्समैन का कोर्स उन लोगों के लिए है जिसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी 8वीं कक्षा है। 8वीं कक्षा के बाद 1 साल का या 2 साल का वो ड्राफ्ट्समैनशिप का कोर्स करते हैं, और उसके बाद 2 या 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद डेवलपमेंट अथॉरिटी कहती है जी आप आइए, नक्शे जमा कराइए और उसका सुपरविजन कीजिए। जिस व्यक्ति ने कभी साइन थीटा कॉस थीटा नहीं पढ़ा, बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स नहीं पढ़ा, उसको 4 मंजिल की बिल्डिंग का सुपरविजन की परमिशन स्टेट डेवलपमेंट अथॉरिटी दे रही है और हम चुप है। हम नहीं, चुप आर्किटेक्चर नहीं, प्रोफेशन की ऐसा है, बात छोड़ देखिए, दीजिए, हम तो लोगों की ये जान के साथ खिलवाड़ करने की परमिशन दे रहे हैं। ये प्रोसेस जो है ना, प्रोग्रेसिव जी प्रोग्रेसिव प्रोसेस है ये। जी आप ये अगर इसकी हिस्ट्री अगर आप देखेंगे, तो इस तरह के जो लाइसेंस सर्वेयर कहते हैं उनको, कभी कभी कुछ और कहते हैं, जो भी जी जहाँ जी। पे जो भी कहते होंगे, ये जो है ना, धीरे धीरे जैसे आप देखेंगे वो कम होते जा रहे हैं। आप अभी कह रहे हो, आप शायद मेरे से नहीं मानोगे, पर ये प्रोसेस जो है ना, ये कम होता जा रहा है धीरे धीरे। सर ये लोग बढ़ रहा आर्किटेक्ट्स है। के पास, नहीं सर नहीं मैं डिसएग्री करता हूं आपसे, इनकी संख्या बढ़ रही है, नहीं, इनकी संख्या संख्या इसलिए बहुत बढ़ ज्यादा रही बढ़ है, रही है। संख्या इसलिए अगर आपके हिसाब से अगर बढ़ रही होगी, तो आपकी, जैसे आप कह रहे हो, उस संख्या अगर आपके हिसाब से अगर बढ़ रही है, इसलिए बढ़ रही है क्योंकि आर्किटेक्ट्स की अवेयरनेस सोसाइटी में नहीं है। ना हमने कोई एफर्ट लिया सोसाइटी में अवेयरनेस बढ़ाने की, ना हमारे कोई प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश की। ये मैं इस पॉइंट पे आ रहा था, इस मुद्दे पे आ रहा था। हमारा शहर ले लीजिए आप, जहाँ से मैं आता हूँ,
वहां पे ये जो लाइसेंस सर्वेयर्स हमको क्या कहते हैं, उनकी संख्या कम हुई है। अब ज्यादा से ज्यादा आर्किटेक्ट्स ही मतलब बिल्डिंग प्लान साइन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जी नहीं है जी मतलब जी आप ऐसा नहीं, आई विल नॉट से कि बिल्कुल ही खत्म हो गई, पर कम हो गई है। पर अब ये और जो टियर 3-4 टाउन्स हैं उसमें ये अभी भी है प्रेवलेंट, और वो नंबर ज्यादा है, इसलिए शायद शायद आप कह रहे हैं कि संख्या ज्यादा है। जी परंतु जी ये जो समस्या है, इसमें इसको हमको दो निगाहों से देखना पड़ेगा। एक तो ये कि आपकी मोनोपोली नहीं है आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस पे, ठीक है, ठीक बात है। नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि आपको एज एन आर्किटेक्ट, जब तक आप सोसाइटी को ये बताएंगे नहीं, जो आप पॉइंट बता रहे हैं कि आपकी जिंदगी के साथ खेलने के अलावा आर्किटेक्ट कैसे वैल्यू ऐड कर सकता है सर्विस में अपनी, जब तक ये सोसाइटी को मालूम नहीं चलेगा, तब तक ये समस्या हल नहीं बिल्कुल होगी, ठीक। है ना। जब जब कोई क्लाइंट जो बिल्डिंग नॉन आर्किटेक्ट के पास जाता क्यों है? क्योंकि उसको आपकी वैल्यू मालूम नहीं है, उसको मालूम नहीं है बिल्कुल कि ठीक। आर्किटेक्ट और लाइसेंस सर्वेयर में क्या फर्क है। तो हमने ये कोशिश शुरू की है सीओए सोशल के द्वारा। अभी सीओए सोशल में 4 और 5 वर्टिकल है, जिसमें से अभी 3 वर्टिकल हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, चौथा और पांचवा भी कर देंगे वेरी शॉर्टली, उस पर काम चल रहा है। जी जी चौथा वर्टिकल जो है वो है रीच आउट टू द सोसाइटी। अभी हम जो फंक्शन कर रहे हैं, जैसे दोषी जी आए, ये लोग आए, कई लोग आए, ज्ञानी लोग आए, बात किए, तो ये हम अपने फ्रेटर्निटी में अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं, पर हम अपनी सोसाइटी में भी अवेयरनेस बढ़ाएंगे। जब ये अवेयरनेस बढ़ती जाएगी और एक कंसंट्रेटेड तरह से काम होता रहेगा, कंसंट्रेटेड काम होता रहेगा इस पे, तो ये अवेयरनेस जब बढ़ेगी तो ये जो समस्या ऑटोमेटिकली हल होगी। आज आपको अपना एक स्टिच लगवाना हो या कुछ आपका मोल निकलवाना हो या कुछ भी करना हो, आप डॉक्टर के पास जाते हो, कंपाउंडर के पास बिल्कुल नहीं ठीक। जाते, या कोई नॉन क्वैक के हम्म पास नहीं जाते, क्योंकि आपके यहाँ पे हम्म जान का सवाल है, जैसे आप कह रहे हो, आपको डर लगता है अपनी सेहत का। वैसे ही जब लोगों को डर लगने लगेगा कि भाई एक आर्किटेक्ट जो बिल्डिंग बना रहा है, वो बिल्डिंग गिर जाएगी, तो एक एस्पेक्ट है, सेफ्टी एक एस्पेक्ट है, पर दूसरा एस्पेक्ट है कि जो आर्किटेक्ट जो बिल्डिंग डिजाइन करता है, जो स्पेसेस डिजाइन करता है, वो आपके ऊपर में 24/7 इट आपकी अफेक्ट्स द हेल्थ पे और क्वालिटी ऑफ आपके लाइफ, एनवायरनमेंट पे क्या असर डालती है, ठीक बात है। quality of life. It affects your mental peace, mental well-being. It affects the entire development of a human being. ये intangible contribution कहता हूं मैं उसको, ये जब लोगों को मालूम चलेगा, उसके बाद में समस्या धीरे धीरे हल होगी। आप इसको ऐसे सर उसी कॉन्सेप्चुअली सिलसिले में मैं आपसे उसी सिलसिले में तो ये जो अशोक दिल्ली वाला शो है हमने इसलिए चलाया है, इसलिए चलाया है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़े, यूट्यूब के माध्यम से जुड़े, फेसबुक के माध्यम से जुड़े, मैं अपनी बात तो उन तक पहुंचा पाऊं, उनको पता तो हो आर्किट दिखता कैसा है, आर्किट बोलता कैसा है, आर्किट क्या आता है। जब तक हम लोगों मैं से संपर्क नहीं करेंगे, हम लोगों से मैं ये बातचीत कह नहीं रहा करेंगे, हूँ मैं आपसे क्यों बातचीत कर रहा हूँ, मैं इसलिए अशोक जी, मैं लोगों से आपसे ये बातचीत कर कह रहा रहा हूँ हूँ, कि उनको पता चले हमारा काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का प्रेसिडेंट साहब की योजना क्या है, उनके विचार क्या है, वो क्या करने जा रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। तो अभी ये आपकी जो ये जो बातें खत्म होने के बाद में मैं 5 मिनट का समय लूंगा बताने के लिए क्या योजना है, वो क्या करना है हम सब ने मिलके। जी उससे जी पहले उससे पहले मैं ये कह रहा था कि ऐसे अशोक दिल्ली वाला टाइप के 4-5-10 लोग होंगे। मैं चाहता जी हूँ कि 1000 लोग, 1000 आ जाए अशोक दिल्ली वाले, जो कि जी बात जी करें अपने प्रोफेशन के बारे में, जो कि बताएं कि यार मैं आर्किटेक्ट हूँ, आई एम प्राउड टू बी एन आर्किटेक्ट, मैं ये करता हूँ जी आपके लिए। जी मैं कब बताऊंगा लोगों को, हम क्यों शर्माते हैं बात करने के लिए, सोशल मीडिया पे बात नहीं करते, पेपर में आर्टिकल्स नहीं लिखते, आर्किटेक्चर के ऊपर में नॉन आर्किटेक्ट्स लोग लिखते हैं। सेंट्रल विस्टा सन्नाटा का है, आपको मालूम सन्नाटा, है। सब हाँ, जगह तो क्यों है, सन्नाटा है, कोई बात करके राजी। क्यों है, क्यों है बात, हम ये करेंगे कि हमको हमको हमारा ड्यू नहीं मिल रहा, हमको सोसाइटी रिकॉग्नाइज नहीं कर रही, हमको फीस नहीं मिल रही जो हमको चाहिए। अरे क्यों मिलेगी, जब सोसाइटी आपको ये नहीं करती है, रिकॉग्नाइज नहीं करती है आपको कंट्रीब्यूशन, तो कैसे जी मिलेगी आपको फीस, आप कैसे डिमांड करेंगे, हाउ कैन यू डिमांड योर पाउंड ऑफ फ्लैश, जब तक कि हम सोसाइटी से डायलॉग नहीं बनाएंगे, जब तक हम बताएंगे नहीं यार मैं ये करता हूँ। देखिए ऐसा है कि अशोक जी, कोई कोई आपको अपना हक देता नहीं है ना, आपको बिल्कुल ठीक हक है। लेना पड़ेगा, आपको हक के लिए काम करना पड़ेगा, और वो हक के लिए काम क्या होगा, जब तक आप बिल्कुल सोसाइटी ठीक से है। डायलॉग नहीं बनाएंगे और जब तक कि लोगों को बताएंगे नहीं कि मेरी इंपॉर्टेंस क्या है, जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि आर्किटेक्ट का कंट्रीब्यूशन क्या है आपकी जिंदगी में, तब तक आपको आपका ड्यू नहीं मिलेगा। तो मेरी सर मैं आपके बुक्स के आपके माध्यम से आपके 10 माध्यम लाख से लोगों तक पहुंच पाया हूँ, 10 लाख लोगों तक। देश का कोई ऐसा आर्किटेक्ट नहीं होगा जो 10 लाख लोगों ने उसकी किताबें पढ़ी हो, और वो इसलिए संभव हो पाया कि उस जमाने से मैंने लोगों के लिए लिखना शुरू करा जब उनको पता नहीं था आर्किटेक्ट क्या होता है। देश में 5,000 आर्किटेक्ट से आज देश में 1 लाख आर्किटेक्ट है। तो मेरी कोशिश लगातार ये है कि हम आम लोगों से जुड़े, उनके लिए काम करें, उनको बताएं कि उनको मेरी जरूरत है, आपके मेरे को उनकी जरूरत नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से मेरी सब जितने भी आर्किटेक्ट दोस्त हैं हमारे, उनसे ही गुजारिश है कि वो बात करना शुरू करें अपने बारे में, वो अपने प्रोफेशन के बारे में बात करना शुरू करें, और बिल्कुल अगर ठीक है। 10% लोग भी सुनते हैं ये बात, उस पर अमल करते हैं, तो आपका और मेरा जो ध्येय है वो पूरा हासिल हो जाएगा। सर आखिर के 5 मिनट में अपनी योजनाएं बता दो सारी।
नहीं, आप 10 योजना मिनट देखिए लो। ऐसा है, मैं जी ये कह रहा हूँ कि देखिए पहले हम जब नया टर्म आया, जब हम लोग प्रेसिडेंट बने और हमारी टीम आई, तो जी हमारा एक पहला प्राइमरी एम था कि हमको ट्रांसपेरेंसी चाहिए, टोटल जी ट्रांसपेरेंसी इन फंक्शनिंग। हम उसको कुछ हद तक अचीव कर चुके हैं और पूरा 100% ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल क्योंकि ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उसमें रिफॉर्म्स कमेटी भी लगी हुई है, उसपे भी काम हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स कमेटी काफी काम हो गया है उसमें, जो आपने समस्या उठाई थी उसके ऊपर भी काम हो रहा है। हम लोग का एम ये है कि वी शुड बी 100% ट्रांसपेरेंट, एंड उसके लिए हम कई चीजें कर रहे हैं, ई ऑफिस इम्प्लीमेंटेशन भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। पर ट्रांसपेरेंसी इन थॉट प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी इन वर्किंग क्लियर होनी चाहिए, ये हमारा नंबर 1 एम है। नंबर 2 एम है, जो भी बात की अपन ने, सोसाइटी में आर्किटेक्चर की अवेयरनेस बढ़ाना, उससे सब समस्याएं हल होंगी। फिर बाकी उसके बाई प्रोडक्ट्स हैं कि भाई अपने वो आर्किटेक्ट्स एक्ट अमेंड कराना है या नोटिफिकेशन निकालने हैं और कुछ काम करना है, वो उसके बाई प्रोडक्ट्स हैं, उसके भी अलग डिस्कशन हो सकता है इंडिपेंडेंटली। हमने सबसे बड़ी बात जो आपने की, एनबीसीसी का कुछ डॉक्यूमेंट की आपने बात की, या एनबीसी की बात की आपने, उन्होंने मैनुअल निकाल दिया, कोड निकाल दिया। हम भी कोड निकाल रहे हैं प्रैक्टिस का, उसको ठीक है। मैनुअल ऑफ आर्किटेक्चरल सर्विसेज दे रहे हैं। उस पे इतना कम से कम 30 मीटिंग्स हो चुकी हैं उसकी, और काफी एडवांस स्टेज में वो काम है। और वेरी सून हमने टारगेट दिया हुआ था नवंबर का, बट वो नवंबर का बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन हो नहीं पाया। मेरे ख्याल से हम ये आने वाले महीने में दिसंबर एंड तक उसको हम पूरा क्रिस्टलाइज करके, उसमें एवरीथिंग रिलेटेड टू आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस इज कवर्ड। भाई आप क्लाइंट से कैसे बात करेंगे, कंपटीशन में कैसे पार्ट लेंगे, अपना कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट कैसे बनाएंगे, everything will be covered in the is being covered in that manual of architectural services। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण काम हो रहा है, और वो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहेगा। सर आपने आते के साथ ही एक जो महापाप करा है ना, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। एग्जिट एग्जाम का जो आपने खौफ फैलाया है, कोई वो अपन अलग प्रश्न से नहीं डिस्कस पैदा करेंगे गोयल जी, मैं कोई वो बात प्रश्न से नहीं सहमत पैदा नहीं होता है हूँ। कि आप उन बच्चों का एग्जाम ले जिनको आपने डिग्री दी। ये खौफ बंद कीजिए नहीं, और इस बात को स्पष्ट रूप से कहिए कि किसी स्टूडेंट को कोई एग्जिट एग्जाम नहीं होगा। हम बीआरसी डिग्री, जो यूनिवर्सिटी ने डिग्री दी है, जिसको काउंसिल ने मान्यता दी है, वो सर्वोपरि है। मैं स्पष्ट शब्दों में ये कहना चाह रहा हूँ कि एग्जिट एग्जाम होगा, और हम एग्जिट एग्जाम लेंगे। क्यों? इसके लिए एक लंबा डिस्कशन लगेगा, कभी आपके साथ फिर बैठ के लंबा डिस्कशन दोबारा करेंगे दोबारा इसके बैठते ऊपर। हैं एक बार। इसमें क्या है, देखिए इसमें गोयल जी, इसमें इसलिए नहीं कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। आपने एक बार पॉइंट किया था कि भाई आप तो अपनी पहले अपना अपना घर सुधार लीजिए, और कहाँ मतलब बिल्कुल आप ठीक। उधर जा रहे जी हैं, जी वो इशू नहीं है इसमें। जी इसमें इंटरनेशनल एफिलिएशन प्रेशर कुछ भी नहीं है इसमें। कॉम्पिटेंसी ऑफ अ पर्सन, देखिए कैसा होता है कि आप जब, मैं आपको 1 मिनट में समझाता हूँ। जी आप एक आर्किटेक्चर स्कूल से ग्रेजुएट हो गए, आपको डिग्री मिल गई 5 साल के बाद में। अब वो 5 साल का कोर्स चाहिए कि 4 साल का कोर्स चाहिए, ये अलग मैटर है डिबेट का। जी जी अभी काउंसिल स्टैंडर्ड सेट करती है एजुकेशन जी। और प्रोफेशन के, हम्म उसको रेगुलेट करती है, और खुद ही डिग्री देती है, खुद ही मतलब रजिस्ट्रेशन देती है। तो ये जी। मॉरली गलत है। ये हम्म इंडिपेंडेंट इश्यूज होने चाहिए। वे रेगुलर, आप ही पढ़ा रहे हो, आप ही सिलेबस लिख रहे हो, आप ही पढ़ा रहे हो, आप ही क्वेश्चन पेपर दे रहे हो, आप ही उसको चेक कर रहे हो, और आप ही पास करके रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हो, उसको मेरिट भी क्यों? निकाल रहे मुझे हो। मुझे भरोसा है ना मेरे पढ़ाने के ऊपर, तभी तो मैं उसको डिग्री दे रहा हूँ। नहीं, मेरे अभी को कैसा इसका है, मतलब अपने पढ़ाने में भरोसा नहीं। एग्जिट एग्जाम का नहीं, पढ़ाने पे भरोसे वाली बात नहीं है गोयल जी। अभी इसमें मुद्दा जो ये है कि जब रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं रहोगे, ठीक है, रेगुलेटरी अथॉरिटी आप नहीं रहोगे, तो आप किस बेसिस पे दोगे रजिस्ट्रेशन? आप रेगुलेटरी अथॉरिटी हो, तो आपका कहना बिल्कुल सच है कि आप ही रेगुलेट कर रहे हो, आप ही स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो, आप ही रेगुलेट कर रहे हो, और आप फिर एग्जाम करवा रहे हो, वो गलत है। पर आप जब रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं हो, तो मैं किस बेसिस पे रजिस्ट्रेशन दूं कि आपने किस सिस्टम से पढ़ के आए हो? हमने तो स्टैंडर्ड सेट किया आपके लिए, पर आपने वो सेट फॉलो की नहीं, वो रेगुलेटरी अथॉरिटी ने देखा। पर आपका बच्चा क्वालिफाइड है आर्किटेक्ट बनने के लिए, ये जो है ना बहुत लंबा मुद्दा है। ये कैसा है कि आप आज की तारीख में, आपने भी सुना होगा, डिजाइन आर्किटेक्ट, प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट ऑन रिकॉर्ड, ये सब चीजें चल जी रही हैं। भाई जी आर्किटेक्ट हैज टू राइज अप एंड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द ओनर्स and authority of the book of the work that he has done. He has to be author, he has to take the responsibility of that work. उसके लिए उसको जिम्मेदारी आनी चाहिए, टाइटल के साथ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए कि ये बिल्डिंग मैंने बनाई है और इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। वो लेने से आपका सारा का सारा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा प्रोसेस। वो हम एक बार और आपसे डिस्कस करेंगे, पूरे सर, डिटेल में इस आपके बारे में सीनियर्स डिस्कस ने आप करेंगे। पे भरोसा करके आपको रजिस्ट्रेशन दिया। मेरे सीनियर्स ने मेरे पे भरोसा करके मुझे रजिस्ट्रेशन दिया।
आप अपने जूनियर्स पे भरोसा करके राजी भाई नहीं। आप चलो और हम मैं इसमें तभी अलग से चर्चा करेंगे, इसमें 1 घंटे की आप चर्चा और मैं करेंगे। आप और मैं जो कर रहे हैं, हम सेम रेगुलेटरी अथॉरिटी के फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं। हम जो बात कर रहे हैं, जब रेगुलेटरी अथॉरिटी हम नहीं रहेंगे तब की बात कर रहे हैं। सर जब तक तो चैन से बैठो। नहीं नहीं काम तो आज शुरू करेगी तभी तो गंगा पहुंचेगी वहां तक। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने विचारों से मेरे को अवगत कराया, मेरी कड़वी बातें भी सुन ली, अपनी मीठी बातें भी बता दी। अब पर इस मुझे समय कड़वी बताएगा बात तो लगी नहीं गोयल जी आपकी कोई भी। मुझे लगा आप। और कड़वाहट कड़वाहट होगी आपकी बातों में, पर ऐसा लगा नहीं मुझे। अगले अगले इशू में आपके साथ और कड़वी बातें लेके आता हूँ। मेरे ख्याल से नमस्कार, एग्जिट एग्जाम धन्यवाद। में कड़वी बातें होंगी। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।